नमस्कार साथियों, विजय पिंगोला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जैसे कि बात करें, कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास को। हमने बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में जानकारी दी थी। बाबर के बारे में अगर बात करें तो बाबर यहाँ पर जो है वो उसके शासनकाल के बारे में बात किया कि शासनकाल किस तरीके से भारत पर आया था। उससे पहले की जो आक्रमण थे, भारत पर जो आक्रमण किए या फिर अदर जगह जो आक्रमण किए, उनके बारे में चर्चा की थी। और चर्चा के साथ में हमने बात की थी पिछले यहाँ पर वीडियो में कि जो भारत पर आक्रमण हुए, भारत में शासन के दौरान जो आक्रमण हुए किए उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए, उनके बारे में बात की थी। तो भारत में साम्राज्य स्थापित करने के बाद में पानीपत का युद्ध से हमें जो है वो साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं भारत में। उसके बाद में खानवा के बाद में चंदेरी का, और उसके बाद में आगरा का। ये युद्ध करते हुए वो यहाँ पर जो है वो जो है वो 1530 में यहाँ पर जो है वो मृत्यु उनकी हो जाती है। ये हमने बात की थी। बात करते हैं हम डिटेल से किसके युद्ध के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाबर। और बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, कब से कब तक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1526 से 30 ईस्वी पूर्व। देखिए संस्थापक था ये किसका, संस्थापक किसका, मुगल साम्राज्य का। और आज हम बात करेंगे पहला जो युद्ध था, जो भारत के साथ में युद्ध हुआ और उसके बाद में विजय हुए। तो बात करेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध है ये, इसे प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, अगर बात करें कब हुआ, 21 अप्रैल 1526। कब हुआ, 21 अप्रैल 1526। कहाँ हुआ, अगर बात करें कहाँ, हरियाणा में जो है वो पानीपत क्षेत्र है, वहाँ पर हरियाणा में होता है। किस किस के मध्य में होता है, अगर बात करें पानीपत का युद्ध किसके मध्य में, तो ये होता है इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। इसमें क्या होता है, बाबर की विजय होती है, और विजय के साथ में ही दौरान ही जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा कर दी जाती है। तो किसके द्वारा, यहाँ पर बाबर की विजय होती है, और इसी के दौरान जो है वो मुगल साम्राज्य की भारत में जो है वो स्थापना की जाती है। तो इसी युद्ध के दौरान बाबर की विजय के साथ मुगल वंश का भारत में स्थापित हो जाता है। तो मुगल वंश जो है वो भारत में स्थापित हो जाता है इसी के दौरान। कौन से युद्ध के दौरान, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 के अनुसार। इसी युद्ध में जो है वो बाबर के द्वारा जो है वो तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो भारत में अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। तो भारत में प्रथम बार जो है वो प्रयोग किया था तोपखाने का। तोपखाने के साथ साथ तुगलमा पद्धति का प्रयोग, तुगलमा पद्धति का प्रयोग जो है वो बाबर के द्वारा प्रथम बार किया गया। तुगलमा पद्धति क्या थी, अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए पहाड़ है, इधर से यहाँ पर जो है वो किसके आ रहे हैं, इधर से जो है वो किसके आ रहे हैं, बाबर के सैनिक, और इधर से कौन थे, इब्राहिम लोदी के सैनिक।
तो ये क्या करता था, इस तरीके से भी यहाँ पर इधर छुपे हुए रहते थे इनके सैनिक, इधर इधर भी रहते थे, इधर इनके छुपे हुए होते थे। तो ये क्या करते थे तुगलकमा पद्धति के दौरान कि ये जब इब्राहिम लोदी इधर से सामना करता है, बाबर की कुछ सेना इधर रहती थी, आमने सामना इधर होता था इनका, बट इनकी जो है वो बाबर की सेना इधर पीछे भी होती थी। पीछे से इब्राहिम लोदी की सेना को जो है वो पीछे से मुकाबला करते हैं, जो है वो यहाँ पर युद्ध करते हैं और इब्राहिम लोदी की सेना को हरा देते हैं। तो ये तुगलकमा पद्धति होती थी कि पीछे से छुपकर या एक साथ जो है वो सेना को उतारा नहीं जाता था, पीछे की तरफ जो है वो छिपा कर रखा जाता था और चारों तरफ से हमला किया जाता था। ये तुगलकमा पद्धति यहाँ पर जो है वो देखी जाती थी। इसके अलावा हम बात करें तो इस पद्धति के दौरान बाबर यहाँ पर जो है वो विजय हो जाता है। विजय के बारे में बताया, बाबर विजय हो जाता है। इब्राहिम लोदी कौन थे, लोदी वंश का शासक। बाबर कौन था, मुगल वंश का। इसके अलावा बात करें तो तुगलकमा पद्धति का प्रयोग किया गया और तोपखाने का प्रयोग किया गया। प्रथम बात तोपखाने का प्रयोग किया गया। तोपखाने को सजाने की विधि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोपखाने को सजाने की विधि क्या है। तो क्या देखने को मिलती है, उस्मानी विधि। क्या, उस्मानी विधि हमें देखने को मिलती है। तोपखाने को सजाने की विधि क्या है, उस्मानी विधि। बात करें इधर तोपखाने के बारे में बात हो गई। अगर बात करें तोपखाने को संचालन करने वाला तोपची, क्या, तोपखाने का संचालन करता तोपची, जिसे कहते हैं तोपची, तो कौन था, उस्ताद अली। कौन था, उस्ताद अली। तोपखाने का हो गया। इसके अलावा अगर बात करें, एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बंदूक धारियों का नेतृत्व करता। कौन था, उस्ताद मुस्तफा। कौन, उस्ताद मुस्तफा। ये कौन हो गया, बंदूकधारियों का नेतृत्व करता। इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। युद्ध भूमि में मारे जाने वाले प्रथम शासक थे, जो युद्ध भूमि में मारे गए वो प्रथम शासक थे। इसी के साथ में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई या स्थापित हुआ। मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इब्राहिम लोदी। और बाबर के द्वारा यहाँ पर जो है वो पराजित हो जाते हैं, युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। ऐसे शासक जो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं लड़ते हुए, वो इब्राहिम लोदी देखने को मिलते हैं। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा यहाँ पर जो है वो कर ली जाती है। ये सभी यहाँ पर कार्य होने के बाद में जो है वो कौन, बाबर यहाँ पर जो है वो पानीपत का युद्ध में विजय होने के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, काबुल की जो जनता थी, प्रत्येक घर में प्रत्येक सदस्यों को जो है वो क्या करते हैं, चांदी का सिक्का जो है वो दान में देते हैं। और दान में देने के बाद में उनको एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि, नाम बात करें कलंदर की। कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि उनको जो है वो मिलती है। कलंदर की उनको उपाधि मिलती है। तो बात करें कि विजय के उपलक्ष्य में
देखिए सभी एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। तो बात करते हैं अब कि विजय के उपलक्ष्य में कौन सा, पानीपत के विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक घर में चांदी के सिक्के, प्रत्येक सदस्यों को चांदी के सिक्के यहाँ पर जो है वो दान में दिए गए। वो दान में किसने दिया? बाबर ने। बात करते हैं पानीपत विजय के उपलक्ष्य में काबुल में चांदी के सिक्के प्रत्येक व्यक्ति को दान में दिया, और इसी वजह से इनको उपाधि मिली। इनको उपाधि का नाम क्या मिलता है हमें? अब बात करें, इनको कलंदर की उपाधि मिली। इसी वजह से या उदारता की वजह से कलंदर की उपाधि जो है वो बाबर को मिली। कौन सी? कलंदर की। तो ये आप नोट डाउन के रखिएगा। हमने बात की यहाँ पर जो है वो कि इब्राहिम लोदी यहाँ पर पराजित होते हैं, सिक्के बंटवाते हैं। तुगलका पद्धति जो है वो यहाँ पर किसके द्वारा यूज की जाती है? बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के बारे में बात की, सभी आप यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अब अगले युद्ध के बारे में। इसके अलावा जाते जाते अगर बात करें, एक छोटा सा बात और यहाँ पर रह जाती है कि अपने आप को बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। तो ये हमें देखने को मिलता है किसके विजय के उपलक्ष्य में? पानीपत के विजय के उपलक्ष्य में अपने आप को बादशाह कहा, ये भी देखने को मिलता है। उपाधि धारण की, बादशाह कहा, ये भी देखने को मिलता है कि अपने आप को बादशाह मानता है, अपने आप को बादशाह मानने लगता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध हमें कौन सा देखने को मिलेगा? नेक्स्ट युद्ध हमें देखने को मिलेगा खानवा का। और खानवा का युद्ध क्यों होता है? खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ में। राणा सांगा के साथ में जो है वो होता है कौन सा? सेकंड युद्ध की बात कर रहे हैं, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है, अगर बात करें कब, तो हमें देखने को मिलता है 17 मार्च 1527 मध्य। किसके मध्य अगर बात करें, हमें देखने को मिलता है राणा सांगा वर्सेज बाबर। विजय कौन रहता है? बाबर। विजय कौन रहता है? बाबर। अगर बात करते हैं हम कि राणा सांगा के साथ में क्यों यहाँ पर युद्ध होता है, तो हमें देखने को मिलता है, तो इसमें यहाँ पर जो है वो खानवा का युद्ध होने का प्रमुख कारण था राणा सांगा का कि ये मानता था कौन? बाबर ये मानता था कि जब तक राणा सांगा है, जब तक हम यहाँ पर जो है वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा से, क्या कहाँ का था? मेवाड़ का शासक था।
राणा सांगा को जब तक पराजित नहीं कर जाते हैं, जब तक हम भारत में जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना सही से नहीं कर पाएंगे, या मुगल साम्राज्य की स्थापना हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या करना चाहा राणा सांगा, जो यहाँ पर जो है वो राणा सांगा है, उससे यहाँ पर जो है वो युद्ध करता है। कौन सा? खानवा का युद्ध। और इसमें कौन विजय रहता है? बाबर। और अगर बात करें इसके बारे में, तो राणा सांगा के साथ में युद्ध करने के बाद में राणा सांगा को हरा देता है, और यहाँ पर जो है वो भारत में स्थायी रूप से यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कौन? बाबर। चलिए बात करते हैं। एक यहाँ पर पहले बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इस युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है। क्या? जिहाद का नारा देता है। और यहाँ पर मुसलमानों के संरक्षण में, धर्म के संरक्षण में यहाँ पर जो है वो ये मानता है कि मुसलमानों को यहाँ पर उत्साहित करता है। क्या करता है? उत्साहित करता है कि आप जिहाद के लिए लड़ो। इस युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है, जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर देता है। कौन? बाबर। बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध को क्या है? धर्म युद्ध बना दिया जाता है, जिहाद का नारा दिया जाता है। मुसलमानों को जो है वो उत्सुक, या फिर बोले हम कि उनको भावनाओं या उत्साह वर्धन करने के लिए धर्म युद्ध का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में विजय हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? जिहाद। अब जिहाद का अगर बात करें अर्थ के बारे में, तो यहाँ पर अर्थ हमें देखने को मिलता है जिहाद का। क्या? इस्लाम के रक्षा के लिए युद्ध। क्या? इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। तो ये हमें देखने को मिलता है जिहाद का अर्थ। तो इसका प्रयोग किया गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर तमगा कर को समाप्त किया। तमगा कर को समाप्त किया। अगर बात करें तमगा कर कौन किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। तो मुसलमानों से कौन सा लिया जाता था? तमगा कर। उसको समाप्त किया, और मुसलमानों को इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध यहाँ पर जो है वो करने के लिए जो है वो नारा दिया जिहाद का, ताकि वो उनका मनोबल बढ़े और जो है वो खानवा के युद्ध में अच्छे से लड़ सके। इस वजह से जो है वो धर्म युद्ध का जो है वो नारा दिया। और एक इसी के साथ में खानवा विजय के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा की विजय के उपलक्ष्य में जो है वो बाबर ने गाजी की क्या की? उपाधि धारण की। तो खानवा का युद्ध प्रमुखली यही देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो है वो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना स्थायी रूप से कर पाया। तो खानवा के युद्ध से ही स्थायी रूप से यहाँ पर जो है वो स्थापना कर पाया, क्योंकि इनको डर था कि जब तक खानवा यहाँ पर राणा सांगा है, जब तक राणा सांगा है जब तक ज़्यादा समय में नहीं टिक पाऊंगा। इस वजह से क्या करता है कि ये जो है वो खानवा का युद्ध राणा सांगा से युद्ध करता है, और उसमें उसको हरा के जो है वो संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेता है। तो ये हमें खानवा के युद्ध से देखने को मिलता है। अगला युद्ध हमें कौन सा देखने को मिलता है? अगला युद्ध हमें देखने को मिलेगा, सब भी यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला युद्ध हमें यहाँ पर कौन सा देखने को मिला, तो चंदेरी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध की बात करें, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है 29 जनवरी 1528। किसके मध्य की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है मेदिनी राय वर्सेज बाबर में। ये क्या रहते हैं? विजय रहते हैं। विजय कौन रहते हैं? बाबर। मेदिनी राय पराजित हो जाते हैं। और चंदेरी का युद्ध यहाँ पर क्यों करता है अगर बात करें, प्रमुख कारण क्या? चंदेरी के युद्ध का प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण की हम बात करें तो चंदेरी का युद्ध किससे, मेदिनी राय से क्यों होता है अगर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता देता है कौन? मेदिनी राय। मेदिनी राय के सहयोग से ही क्या करता है? मुकाबला करता है किसका? बाबर का। इस वजह से जो है वो मेदिनी राय से भी यहाँ पर जो है वो आक्रमण होता है, युद्ध करता है और मेदिनी राय को भी जो है वो क्या करता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रमुख कारण की बात करें तो प्रमुख कारण हमें देखने को मिलता है मेदिनी राय के द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहयोग करना। तो ये प्रमुख कारण था किसका? मेदिनी राय का। तो मेदिनी राय से यहाँ पर युद्ध करने का प्रमुख कारण ये था किसका? बाबर का। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें यहाँ पर जो है वो और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो इसमें भी यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, इसमें भी यहाँ पर जिहाद का नारा पुनः इस युद्ध में बाबर देता है। तो इस युद्ध में पुनः यहाँ पर जिहाद का नारा दिया जाता है और इसमें राजदूतों के सिरों की मीनार बनवाई। क्या? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा राजदूतों के सिरों की मीनार बनवाई। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो हमें यहाँ पर जो है वो ये सभी देखने को मिलता है। अगर बात करें मेदिनी राय कहाँ का शासक था, तो मेदिनी राय मालवा का शासक था। कहाँ का? मालवा का। तो ये हमें संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती है चंदेरी के युद्ध से। बात करते हैं अगले युद्ध। अगला युद्ध यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, सभी यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करें तो अब हमारे सामने यहाँ पर जो है वो अंतिम युद्ध हमें देखने को मिलता है। कौन सा? गागरा का युद्ध। अंतिम युद्ध, बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा? चौथा, घाघरा का युद्ध। कब होता है? 6 मई 1529। क्या? 6 मई 1529 को जो है वो युद्ध होता है। किसके मध्य है? किसके मध्य? मध्य की बात करते हैं
हमें देखने को मिलता है मोहम्मद लोदी वर्सेज बाबर, इसमें भी विजय रहता है। बात करते हैं ये युद्ध बाबर का क्या था, अंतिम युद्ध। किसका? बाबर का। देखिए विजय वो हो गया था, ये आप सोच लीजिएगा विजय हो गया था, बट बात करते हैं ये क्या था, बाबर का अंतिम युद्ध था। बात करें तो घाघरा नदी पर यह युद्ध हुआ। एक और पॉइंट बात करते हैं तो जल व थल, क्या? थल पर लड़ा जाने वाला युद्ध। जल और थल दोनों जगह लड़ा जाने वाला युद्ध था। कौन सा? घाघरा का युद्ध। इसमें जो है वो नावों का प्रयोग, प्रथम बार नावों का प्रयोग, इसमें नावों का प्रयोग प्रथम बार यहाँ पर किया गया। और ये क्या था? बाबर का अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध के साथ में ही हम बात करें तो अंतिम युद्ध के बाद में हमें इनकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या? मृत्यु हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो ये युद्ध था अंतिम युद्ध के बाद में जो है वो इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु के बारे में हमें मिलता है कि आगरा में आराम बाग में इनके शव को दफनाया। क्या किया? इनके शव को दफनाया। 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगरा के आराम बाग में इनको शव को दफनाया। और इनके एक आत्मकथा थी बाबरनामा। क्या? बाबरनामा तुझे के ए बाबरी। उसमें यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा कहा गया कि मुझे जो है वो दफनाए। कहाँ पर दफनाए? काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। तो काबुल में यहाँ पर दफनाने की बात की गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो बाबर के खुद के द्वारा काबुल में दफनाने की बात की गई थी। इसी के बाद में 2 वर्ष बाद, किसकी बात हो रही है? 2 वर्ष बाद हुमायूं, इनका पुत्र हुमायूं आगरा से इनको काबुल में दफनाया जाता है। इनकी इच्छा के अनुसार, तो इनकी इच्छा के अनुसार जो है वो हुमायूं के द्वारा आगरा से कहाँ पर? आराम बाग से जो है वो इनको काबुल में दफनाया जाता है। इनके मकबरे बने हुए हैं। बात करें बाबर के मकबरे, तो बाबर के मकबरे हमें 2 जगह देखने को मिलता है। कहाँ? आगरा व काबुल। तो आगरा व काबुल में इनके मकबरे भी देखने को मिलते हैं। चलिए, हम ये डिटेल हो गई है बाबर के बारे में। हम थोड़ी सी और विशेषता देख लेते हैं कि इनकी जो है वो इनकी जो है वो आत्मकथा, इनके बारे में हम देख लेते हैं। और इनके सिक्के भी चलाए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। फिलहाल आप सभी को, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इनकी आत्मकथा, इनके द्वारा स्वयं के द्वारा लिखी गई थी, उस आत्मकथा के बारे में बात करते हैं।
बाबर की आत्मकथा। दो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, दो की बात करते हैं। एक हमें देखने को मिलती है, एक हमें मिलती है तुझके बाबरी, या फिर बात करें तुझक ए बाबरी। दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे क्या कहा गया? इसे बाबर नामा कहा गया। क्या कहा गया? बाबरनामा। एक हमें देखने को मिलती है, एक क्या देखने को मिलती है? यह होगी तुझे के बाबरी, तुझुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा गया। एक देखने को मिलती है रिसाल ए उसज। क्या? रिसाल ए उसज। इसे क्या कहा गया? इसे खत ए बाबरी कहा गया। क्या? खत ए बाबरी। क्या कहा गया? खत ए बाबरी और बाबरनामा। इनकी दो यहाँ पर आत्मकथा थी, जिसे तुझके बाबरी और रिसाल ए उसज कहा गया। बात करते हैं किसके बारे में बात करें? बाबरनामा की। बाबरनामा, बाबरनामा का इनका स्वयं का ग्रंथ था, स्वयं का ग्रंथ था, और ये भी इनका स्वयं का था बाबरनामा, और स्वयं का ग्रंथ था। और इसमें अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? मुगल साम्राज्य का प्रमाणिक ग्रंथ है। इसकी भाषा की अगर बात करूं, क्या भाषा? तो भाषा थी तुर्की भाषा में। इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? तुर्की भाषा। कौन सी थी? तुर्की भाषा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिलता है? बाबर के द्वारा क्या? बाबर के द्वारा बाबर को चार बाग पद्धति का जनक कहा। बाबर को क्या? चार बाग पद्धति का जनक कहा। अब चार बाग क्या है अगर बात करें तो इनको बाग लगाने का शौक था। तो बाग लगाने का शौक था, इसलिए यहाँ पर जो है वो चार बाग पद्धति का ही इनको जनक कहा गया। अब चार बाग पद्धति क्या है? चार बाग तो क्या है? कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये क्या करते थे? इस तरीके से यहाँ पर बाग लगाते थे। बाग कुछ इस तरीके सा का होता था। किस तरीके का? इस तरीके का, कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है वो बाग देखने को मिलता था। इधर बाग होता था, किधर? इधर यहाँ पर बाग होता था, इधर बाग होता था चारों तरफ। इधर यहाँ पर बाग देखने को मिलता था, इधर। और इधर क्या था? इधर फुवारा टाइप का होता था। क्या? फुवारा टाइप का होता था बीच में। क्या? फुवारा टाइप का कुछ भी होता था, लेकिन फुवारा टाइप का ऐसा कुछ होता था, जैसे अभी देखने को मिलते हैं पर्यटक स्थलों में। तो चारों तरफ बाग यहाँ पर देखने को मिलता था, इसी को चार बाग यहाँ पर कहा गया। तो चार बाग पद्धति इन्हीं को कहा गया और इसको जनक माना गया। और चार ऐसे बाग लगाने का जो है वो इनको शौक था। इसी वजह से जो है वो बात करें तो एक जगह देखने को मिलती है, कहाँ? आगरा का हमें एक देखने को मिलता है, कौन? आराम बाग। तो आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया? बाबर के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया। आगरा में आराम बाग बनवाया गया,
ये क्या है आप मान सकते हो आराम बाग, और इसी में जो है वो इनको बाबर को जो है वो दफनाया गया था आराम बाग में ही प्रथम बार, उसके बाद में काबुल में। ये बात हो गई है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख लीजिएगा कि इनके द्वारा सिक्के चलाए थे। क्या? इनके द्वारा सिक्के चलवाए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके सिक्के। इनके सिक्के, तो इनके सिक्के हमें दो देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो एक है शाहरुखी सिक्का, शाहरुखी सिक्का। एक क्या देखने को मिलता है? शाहरुखी सिक्का। शाहरुखी सिक्का क्या था अगर बात करें तो ये यहाँ पर जो है वो चांदी का सिक्का था। क्या? चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का था। और बात करें कहाँ पर चलाया था चांदी का सिक्का, इसे काबुल विजय के उपलक्ष्य में चलाया। किसके उपलक्ष्य में? काबुल विजय के उपलक्ष्य में क्या चलाया? शाहरुखी सिक्का। शाहरुख सिक्का भी इसे कहते हैं। क्या? शाहरुख सिक्का भी कहते हैं, और शाहरुख सिक्का भी यहाँ पर जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में सेकंड आता है बाबरी सिक्का। क्या? बाबरी सिक्का। ये भी क्या था? चांदी का था। और चांदी का था, इसे कहाँ पर चलाया? कंधार क्षेत्र में प्रचलित सिक्का। तो कंधार क्षेत्र में प्रचलित सिक्का था। कंधार में यहाँ पर जो है वो बाबर के द्वारा चलाया गया। तो ये यहाँ पर जो है वो सिक्के देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखिए सारी यहाँ पर जो है वो डिटेल आपको बारीकी से यहाँ पर जो है वो बता दी गई है। किसी प्रकार से कोई भी आपको जो है वो नहीं छोड़ा गया है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर जो है वो नहीं छूटा है। बाबर के बारे में बिल्कुल बारीकी से डीपली से आपको अध्ययन करवाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। कल से हम बात करेंगे इनके बाद में हुमायूं शासक बनता है। कौन बनता है? हुमायूं शासक बनता है, और इनका पुत्र जो होता है वो, और उसके बाद में हम कल से अध्ययन करेंगे हुमायूं के बारे में। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।